रीट की परीक्षा देने वाले मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं जगवीर गुरुजी आपके लिए एक वीडियो और लेके आया हूँ, मेरे सवाल जवाब, जिसमें वर्दियाँ विकास से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। उन प्रश्नों को मैंने इस हिसाब से इकट्ठा किया है कि वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे, आपकी अवधारणा स्पष्ट होगी। मेरी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए कुछ ऐसे प्रश्न ढूंढ के लेके आऊँ जिससे आपको परीक्षा की तैयारी का संपूर्ण मौका मिले और कोई कमी नहीं रहे किसी टॉपिक के ऊपर। तो मेरा पहला सवाल है, हाँ, वीडियो ज़रूर शेयर करना सवाल जानने से पहले और लाइक करना पसंद आए तो। पहला सवाल है, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? पहला ऑप्शन है एरिक्सन, दूसरा सिगमंड फ्रायड, तीसरा जीन पियाजे और चौथा है कोहलर। तो बालक के मनोलैंगिक विकास कई मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह के विकास के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है, जिसमें से एक सिद्धांत मनोलैंगिक विकास सिद्धांत है। अब इसका उत्तर जानने से पहले हम कुछ तथ्य जान लेते हैं। दूसरा प्रश्न भी साथ में देख लो, तथ्य दोनों का एक जैसा सा लगता है कि सिगमंड फ्रायड के अनुसार बालक के विकास पर किस प्रवृत्ति का अधिक प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन धन प्रवृत्ति, दूसरा लोभ प्रवृत्ति, तीसरा काम प्रवृत्ति और चौथा है इच्छा प्रवृत्ति। ये बालक में प्रवृत्तियाँ होती हैं। प्रवृत्ति मतलब उसकी काम करने की इच्छा, उसकी आदत, उसकी जिज्ञासा। तो बालक का जब विकास होता है तो कुछ प्रवृत्तियां हैं जो अधिक प्रभाव डाल देती हैं और उसी प्रभाव के अनुसार बच्चे का विकास उसी क्षेत्र में होता है। तो सिगमंड फ्रायड ने क्या बताया है कि कौन सी प्रवृत्ति बालक के ऊपर अधिक प्रभाव डालती है? तो दोनों सवालों में शायद मेरे हिसाब से पहले सवाल का जवाब मिल गया। फिर भी हम इस तथ्य को जान लेते हैं कि मनोलैंगिक विकास सिद्धांत साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी सिगमंड फ्रायड के अनुसार बालक के विकास पर उसकी काम प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ता है। तो मेरे हिसाब से पहले प्रश्न का जवाब आपको मिल गया है कि मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड ने किया था, और दूसरे प्रश्न का उत्तर भी मिल गया है कि उसकी काम प्रवृत्ति का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। उनके अनुसार काम प्रवृत्ति जन्म से पाई जाती है और भिन्न भिन्न अवस्थाओं में इसका स्वरूप भिन्न भिन्न होता है। प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति अलग अलग कामुकता क्षेत्र के माध्यम से लैंगिक संतुष्टि प्राप्त करता है। इस आधार पर सिगमंड फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास सिद्धांत को 8 अवस्थाओं के द्वारा समझाया है। तो यहाँ पर दो बातें हैं। पहली, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड ने किया है। दूसरा, बालक के विकास पर उसकी काम प्रवृत्ति का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। तो साथियों, पहला प्रश्न है, उसका जवाब हमारा ऑप्शन 2 है, सिगमंड फ्रायड। इसका उत्तर ये सही रहेगा। दूसरा प्रश्न है कि सिगमंड फ्रायड के अनुसार बालक के विकास पर किस प्रवृत्ति का अधिक प्रभाव पड़ता है? तो मेरे हिसाब से जो ऑप्शन 3 है वो सही रहेगा, काम प्रवृत्ति। तो कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि जो काम प्रवृत्ति का जो ऑप्शन है वो ज़्यादा सही है। तो मेरे हिसाब से काम प्रवृत्ति वाला ऑप्शन सही रहेगा। तीसरा प्रश्न है, सिगमंड फ्रायड के अनुसार बालक की सुप्त अवस्था, यानी उसको एक नाम और दिया है अदृश्य अवस्था, इनमें काम प्रवृत्ति की कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? सिगमंड फ्रायड ने कुछ अलग अलग अवस्थाओं का वर्णन किया है। तो बालक के विकास की दिशा में एक अवस्था आती है सुप्तावस्था और अदृश्य अवस्था। दोनों एक ही चीज़ हैं, लेकिन उसमें काम प्रवृत्ति की कुछ विशेषताएं होती हैं। यहाँ पर प्रश्न में नहीं शब्द दिया हुआ है। नहीं का मतलब
3 विशेषताएं चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से 3 विशेषताएं पाई जाती हैं और एक विशेषता नहीं पाई जाती। वो कौन सी विशेषता है? तो सबसे पहले हमें सुप्त अवस्था और अदृश्य अवस्था में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं उसके संबंध में कुछ तथ्य देख लेते हैं। अदृश्य अवस्था, प्रसुप्ति अवस्था और सुप्त अवस्था। लेटेंसी स्टेज जो होती है 5 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की जो अवधि है वो बालक की सुप्त अवस्था, प्रसुप्ति अवस्था या अदृश्य अवस्था कहलाती है। कभी कभी अंग्रेजी में भी इसको पूछ लिया जाता है कि लेटेंसी स्टेज, सीधा नाम दे दिया जाता है। तो सुप्त अवस्था का मतलब सोना, जब हम सो रहे होते हैं। और लेटेंसी में लेट शब्द आता है, लेटते हैं जब सोते हैं। तो कुछ बच्चे जो अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं बेचारे, जिनकी अंग्रेजी कमज़ोर है और उनके सामने जो लेटेंसी शब्द आता है तो उनको बड़ी तकलीफ़ होती है। तो मैं आपको थोड़ा सा जुगाड़ करके बताता हूँ कि लेटेंसी शब्द में है लेट यानी लेटना। वैसे तो लेट का मतलब देर होता है, लेकिन हम जुगाड़ी कर रहे हैं तो लेट का मतलब है लेटना यानी सुप्त अवस्था। तो इस अवस्था में काम प्रवृत्ति अदृश्य हो जाती है। अदृश्य का मतलब गायब हो जाती है, पाई नहीं जाती है, दिखाई नहीं देती है। पाई तो जाती है लेकिन दिखाई नहीं देती। यह शरीर के किसी भी भाग में विद्यमान नहीं होती। अब ये बहुत बड़ी बात है कि काम प्रवृत्ति शरीर के किसी भाग में विद्यमान नहीं होती है। शरीर का कोई भी अंग कामुकता क्षेत्र नहीं होता है, यानी हर अवस्था में कामुकता क्षेत्र किसी न किसी शरीर के अंग में पाया जाता है। कोई ना कोई क्षेत्र जरूर होता है। शरीर का कोई न कोई अंग ऐसा है जो कामुकता क्षेत्र को घेरे रहता है, लेकिन अदृश्य अवस्था में शरीर का कोई भी अंग कामुकता क्षेत्र नहीं होता है। इस अवस्था में काम प्रवृत्ति अन्य रूप में प्रदर्शित हो जाती है, जैसे खेल में, पेंटिंग में और कुछ ऐसे रचनात्मक कार्य हैं कदम्बम में, अर्थात काम प्रवृत्ति का मार्गांतरीकरण हो जाता है। इस अवस्था में कोई स्थिरीकरण भी नहीं होता है। कहने का मतलब इस अवस्था में काम प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं दिखाई देती, और वो काम प्रवृत्ति होती भी है तो वो दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। कि बच्चे अपनी काम प्रवृत्ति को खेल में दिखाते हैं, पेंटिंग में दिखाते हैं, यानी उनकी रुचि है वो दूसरे क्षेत्र में बदल जाती है और जो काम प्रवृत्ति है वो उसी में प्रकट होती है। दूसरा क्षेत्र अपनाता है बच्चा, दिन भर खेलता रहता है। कभी किसी की रुचि पेंटिंग में है, किसी की डांस में है, कोई रचनात्मक कार्य करता है। यानी कहने का मतलब काम प्रवृत्ति का मार्गांतरीकरण का मतलब है कि कोई मार्ग दूसरा पकड़ लेता है बच्चा, और जो उसकी काम प्रवृत्ति है वो दूसरे क्षेत्र में तब्दील हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, और उसको अदृश्य अवस्था में ही ज़्यादा देखा जाता है। यानी कहने का मतलब 5 से 12 वर्ष तक का बच्चा बहुत ज़्यादा खेल में ध्यान देता है, पेंटिंग में ध्यान देता है, डांस वगैरह में ध्यान देता है, अपने मित्र मंडली के साथ में खेल में ध्यान देता है, और दुनिया की अन्य चीज़ों में जैसे कंप्यूटर में, मोबाइल में, इनमें भी ध्यान देता है। तो जो उसकी काम प्रवृत्ति है वो दूसरे रूप में बदल जाती है। तो यहाँ इस प्रश्न पर वापस चलते हैं। प्रश्न ये था कि जो विशेषता नहीं पाई जाती है, तो पहला ऑप्शन है काम प्रवृत्ति अदृश्य हो जाती है। ये बात सही है भाई, अदृश्य अवस्था में काम प्रवृत्ति अदृश्य हो जाती है। दूसरा, काम प्रवृत्ति का मार्गांतरीकरण हो जाता है। ये भी सही बात है कि दूसरा जो काम प्रवृत्ति है वो दूसरे मार्ग पकड़ लेती है, दूसरे मार्ग को पकड़ने से और दूसरे क्षेत्र में दिखाई देती है, जैसे वो खेलने लगता है उसमें दिखाई देती है। तीसरा ऑप्शन है काम प्रवृत्ति खेल, पेंटिंग आदि में रूपांतरित हो जाती है। ये बात भी सही है। चौथा ऑप्शन है काम प्रवृत्ति लैंगिक क्षेत्रों में विद्यमान रहती है। अब ये विशेषता नहीं पाई जाती सुप्त अवस्था में और अदृश्य अवस्था में, ये दिखाई नहीं देती है। यानी और 3 पहले ऑप्शन की, दूसरे ऑप्शन की और तीसरे ऑप्शन की जो विशेषताएं हैं वो अदृश्य अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन चौथे नंबर की जो विशेषता है कि वो लैंगिक क्षेत्र में विद्यमान रहती है, ये गलत है। लैंगिक क्षेत्र में जो काम प्रवृत्ति पाई जाती है वो कौन सी अवस्था में पाई जाती है हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन चौथा ऑप्शन हमारा
सही मिलेगा, क्योंकि ये विशेषता आदर्श अवस्था में नहीं पाई जाती है। चौथा प्रश्न है, फ्राइड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार स्त्रीकरण क्या है? पहला ऑप्शन, जब बालक में लैंगिक संतुष्टि आवश्यकता से कम या अधिक हो। दूसरा ऑप्शन, जब बालक में लैंगिक संतुष्टि की आवश्यकता हो ही नहीं। तीसरा ऑप्शन, जब बालक में लैंगिक संतुष्टि पर आवश्यकता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो। चौथा ऑप्शन है, जब बालक में लैंगिक संतुष्टि आवश्यकता के अनुसार हो। तो पहले हम प्रश्न को समझ लेते हैं कि जो सिगमंड फ्राइड है उसने मनोलैंगिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब उसमें उसने एक शब्द दिया है स्त्रीकरण। अब ये स्त्रीकरण है क्या, ये समझना ज़रूरी है। उसके बाद में हम ऑप्शन पर चलते हैं। पहले स्त्रीकरण क्या है ये समझ लो। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। इसमें यदि लैंगिक संतुष्टि आवश्यकता से कम या अधिक मात्रा में हो जाती है तो इसे ही स्त्रीकरण कहते हैं। यानी किसी अवस्था में उसकी काम प्रवृत्ति पाई जाती है और उसकी काम प्रवृत्ति की जो लैंगिक संतुष्टि है वो या तो आवश्यकता से कम हो, यानी जितनी आवश्यकता है उस आवश्यकता से कम संतुष्टि हो, या उस आवश्यकता से अधिक मात्रा में संतुष्टि हो जाए उसको, तो एक स्त्रीकरण बन जाता है और वो स्त्रीकरण युवावस्था में दिखाई देता है। तो मेरे हिसाब से आप सभी साथियों को समझ आ गई होगी कि जो लैंगिक संतुष्टि है वो अलग अलग माध्यम से प्राप्त होती है, लेकिन वो कभी कभी कम मिलती है और कभी कभी ज़्यादा प्राप्त हो जाती है, तो उस बालक का स्त्रीकरण हो जाता है। अब यहाँ हम वापस ऑप्शन पर चलते हैं। मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी कि लैंगिक संतुष्टि बालक में अगर ज़्यादा हो जाए आवश्यकता से या कम हो जाए तो बालक में स्त्रीकरण हो जाता है। वो स्त्रीकरण किस रूप में दिखाई देता है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ ऑप्शन हमारा पहला है, जब बालक में लैंगिक संतुष्टि आवश्यकता से कम या अधिक हो। तो शायद मेरे हिसाब से पहला आंसर आपको मिल गया होगा, पहला ही उत्तर सही है। दूसरा ऑप्शन है, जब बालक में लैंगिक संतुष्टि की आवश्यकता नहीं हो। नहीं भाई, आवश्यकता होती है और आवश्यकता के अनुसार जब लैंगिक संतुष्टि हो जाती है तो बालक का स्त्रीकरण नहीं होता। जब बालक में लैंगिक संतुष्टि पर आवश्यकता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, यानी लैंगिक आवश्यकता प्रभाव जरूर पड़ता है, आवश्यकता होती है और उसी हिसाब से लैंगिक संतुष्टि हो तो बालक का विकास अच्छे ढंग से होता है। जब बालक में लैंगिक संतुष्टि आवश्यकता के अनुसार हो, आवश्यकता अनुसार हो लेकिन उसको स्त्रीकरण नहीं बोलते, तो कहने का मतलब स्त्रीकरण की परिभाषा पहले ऑप्शन में ज़्यादा सही दिखाई देती है कि आवश्यकता से कम या जब अधिक हो जाती है तो बालक में स्त्रीकरण हो जाता है। अब पांचवा सवाल है, फ्राइड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार बालक की किस अवस्था के स्त्रीकरण के फलस्वरूप युवावस्था में धूम्रपान और गुटखा और तंबाकू चबाने की लत पड़ जाती है? अब आप स्त्रीकरण को थोड़ा विस्तार से समझ लो। इस प्रश्न का ऑप्शन है मुख्य अवस्था, लैंगिक अवस्था, सुप्तावस्था और जननेंद्रिय अवस्था। चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में अलग अलग अवस्थाएं दे रखी हैं। लेकिन सिगमंड फ्राइड ने जो बताया है कि बालक की एक ऐसी अवस्था आती है जब उस बालक में लैंगिक संतुष्टि या तो कम हो, आवश्यकता से कम हो, या आवश्यकता से जब अधिक हो जाती है तो उसमें स्त्रीकरण हो जाता है और उस स्त्रीकरण के फलस्वरूप युवावस्था में बच्चा या तो धूम्रपान करना शुरू कर देता है या गुटखा चबाना शुरू कर देता है। तो एक ऐसी अवस्था है, वो कौन सी अवस्था है वो आगे हम तथ्य जान लेते हैं। पहले कि मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की अवस्थाएं, स्टेजेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। अब इसमें फ्राइड साहब कहते हैं कि यदि लैंगिक संतुष्टि आवश्यकता से कम या अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाती है तो इसे ही स्त्रीकरण फिक्सेशन कहते हैं। अब इसमें मुख्य अवस्था है जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं ओरल स्टेज।
तो ये 18 महीने तक होती है। जन्म लेने के बाद 18 महीने तक की अवधि है वो मुख्य अवस्था की अवधि होती है। इस पहली अवस्था में बालक की काम प्रवृत्ति मुख के केंद्र क्षेत्र में केंद्रित होती है, यानी काम प्रवृत्ति शरीर के किसी न किसी अंग को अपना क्षेत्र बनाती है और उसी पर केंद्रित होती है। तो मुख्य अवस्था में मुख को केंद्र बनाया है, यानी उसका क्षेत्र मुख है। यानी इस अवस्था में बालक चूस कर, काट कर, चबा कर, प्रत्येक चीज़ मुंह में डालकर लैंगिक संतुष्टि प्राप्त करता है। ऐसा होने पर अवयस्क अवस्था में 2 प्रकार के व्यक्तित्व विकसित होते हैं। पहला है मुखवर्ती निष्क्रिय व्यक्तित्व और दूसरा है मुखवर्ती आक्रामक व्यक्तित्व, जिसको ओरल अग्रेसिव पर्सनालिटी बोलते हैं। इसमें जब स्थिरीकरण होता है तो व्यक्ति वयस्क अवस्था में धूम्रपान करने लगता है, च्युइंग गम चबाने लगता है, लगातार कुछ ना कुछ खाता रहता है। यानी ये मुख्य अवस्था है, इसमें स्थिरीकरण होता है। तो 2 तरह के व्यक्तित्व प्रभावित होते हैं, मुखवर्ती निष्क्रिय व्यक्तित्व है और मुखवर्ती आक्रामक व्यक्तित्व है। तो इन व्यक्तित्वों में जब व्यक्ति ढलता है तो वो वयस्क अवस्था में धूम्रपान शुरू कर देता है, या तो बीड़ी पीना शुरू करता है, या सिगरेट पीना शुरू करता है, या हुक्का पीना शुरू करता है, या फिर गुटखा खाना शुरू कर देता है। तो ये मुख्य अवस्था है। इसमें बालक का जब स्थिरीकरण हो जाता है तो मेरे साथियों, इसमें यहाँ पर एक बहुत काम की बात बताई है कि बालक या तो चूस कर, या काट कर, या चबा कर। यानी आपने देखा होगा कि 18 महीने से छोटे बच्चे को कुछ भी हाथ में आ जाए, कुछ भी दिखाई दे, उसको सीधा मुंह में देता है। चाहे उसके हाथ में कुछ भी दे दो, पत्थर दे दो, खिलौना दे दो, वो जब अपनी माँ के स्तनपान करता है, या फिर कपड़ा मिल जाता है उसको, वो भी मुंह में लेता है। पेन दे दो, वो भी मुंह लेता है। यानी उसका जो काम प्रवृत्ति का जो क्षेत्र है वो मुख है। अब मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि इन चीज़ों को मुंह में डाल के ही बच्चा अपनी लैंगिक संतुष्टि प्राप्त करता है। यानी उसमें लैंगिक यानी काम प्रवृत्ति पाई जाती है। कहने का मतलब फ्राइड साहब के अनुसार काम प्रवृत्ति तो पाई जाती है, लेकिन वो उसकी संतुष्टि कैसे प्राप्त करता है? किसी भी चीज़ को ले लेता है मुंह में और उसको या तो चूसने की कोशिश करता है, या उसको काटने की कोशिश करता है, या उसको चबाने की कोशिश करता है। लेकिन जब उसकी आवश्यकता जैसी है, उसी आवश्यकता के अनुसार अगर वो सब कुछ उपलब्ध हो जाए तो स्थिरीकरण नहीं होता। लेकिन अगर उसकी आवश्यकता से कम या अधिक लैंगिक संतुष्टि हो तो उसमें स्थिरीकरण बन जाता है, और उस स्थिरीकरण के फलस्वरूप बालक जब युवा होता है तब उसमें धूम्रपान करने की गलत आदत पड़ जाती है, या गुटखा खाने की आदत पड़ जाती है। ये मुख्य अवस्था है। यानी उसके मुख की जो विशेषता है, यानी उसका जो केंद्र मुख था, उसकी लैंगिक संतुष्टि प्रॉपर वे में नहीं हो पाती। इसीलिए वो वयस्क अवस्था में धूम्रपान करना या गुटखा चबाना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन पहला है मुख्य अवस्था, जो बिल्कुल सही उत्तर है। लैंगिक अवस्था और सुप्तावस्था या जननेंद्रिय अवस्था, इसके बारे में हम आगे जानने की कोशिश करेंगे कि स्थिरीकरण होता है या नहीं होता है। होता है तो उसका स्वरूप क्या होता है, ये हम आगे देखेंगे। अब प्रश्न नंबर 6, फ्राइड के अनुसार बालक की किस अवस्था में लैंगिक परिपक्वता आ जाती है? पहला ऑप्शन लैंगिक अवस्था में, दूसरा ऑप्शन जननेंद्रिय अवस्था में, तीसरा ऑप्शन अदृश्य अवस्था में, चौथा है मुख्य अवस्था में। अब पहले प्रश्न को समझो कि बालक की अलग अलग अवस्थाएं हैं फ्राइड के अनुसार, और सभी में काम प्रवृत्ति पाई जाती हैं। लेकिन एक अवस्था ऐसी है जिसमें उसकी लैंगिक परिपक्वता आ जाती है। लैंगिक परिपक्वता का मतलब जो उसके अंदर काम प्रवृत्ति पाई जाती है वो एक विशेष क्षेत्र, शरीर के एक विशेष अंग में पाई जाती है, अंग में प्रदर्शित होती है। तो वो जब
कुछ अवस्थाएं ऐसी होती हैं जब शरीर के जिस अंग में काम प्रवृत्ति पाई जाती है वहाँ पर परिपक्वता आ जाती है। तो वो कौन सी अवस्था है, ये जानने से पहले हम एक तथ्य को जान लेते हैं। जो जननेंद्रिय अवस्था है जो 12 वर्ष के बाद में पाई जाती है, यानी बालक की उम्र 12 वर्ष जब से अधिक होती है, 12 वर्ष को पार कर लेता है, यानी 12 वर्ष से अधिक अवस्था को जननेंद्रिय अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में भी कामुकता क्षेत्र लैंगिक अंग ही होते हैं। व्यक्ति में लैंगिक परिपक्वता आ जाती है। व्यक्ति विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होता है तथा काम प्रवृत्ति का प्रयोग संतान उत्पत्ति हेतु किया जाता है। इस अवस्था में भी कोई स्थिरीकरण नहीं होता है। अब समझ गए होंगे कि जब बालक 12 साल का हो जाता है उसके बाद में उसका जो कामुकता क्षेत्र है वो लैंगिक अंगों में दिखाई देता है, उसमें दृश्यमान है। जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनमें पाई जाती है और वो परिपक्व हो जाते हैं। कौन? व्यक्ति के लैंगिक क्षेत्र में, यानी वो लैंगिक अंग हैं, वो लैंगिक क्षेत्र के अंग हैं, वो परिपक्व हो जाएंगे। और उस समय लड़का हो वो लड़की के प्रति आकर्षित होता है, लड़की है वो लड़के के प्रति आकर्षित होती है, यानी विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होता है। और उसका कारण लैंगिक परिपक्वता आ जाना है। यानी लैंगिक परिपक्वता का मतलब है कि लड़के में और जो नर की विशेषताएं हैं वो पनपनी शुरू हो जाती हैं। लड़की में हैं वो जो मादा की विशेषताएं हैं वो दिखना शुरू हो जाती हैं। और जो कामुकता क्षेत्र है वो शरीर के जो लैंगिक अंग हैं वो ही होते हैं। और इन प्रवृत्ति का प्रयोग वो संतान की उत्पत्ति हेतु करता है। यानी कहने का मतलब कि लैंगिक परिपक्वता किस अवस्था में आती है, तो समझ गए होंगे कि ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, जननेंद्रिय अवस्था में। तो यहाँ साथियों आपको समझ आ गई होगी और थोड़ा बहुत आपको दुनियादारी का नॉलेज होगा। तो आप देखते भी होंगे, आप निरीक्षण भी करते होंगे कि 12 वर्ष के बाद में लैंगिक परिपक्वता आ जाती है। तो साथियों आज की वीडियो में मैंने कुछ प्रश्न रखे हैं आपके सामने। मेरे हिसाब से सिगमंड फ्राइड के अनुसार जो अलग अलग अवस्थाएं हैं उनमें जो टिपिकल प्रश्न है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ और मैंने समझाने की कोशिश भी की है। अगर कोई बात समझ नहीं आई है, अगर कोई बात आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसी तरह से मैं आपके लिए कुछ प्रश्न छांट के लेके आता रहूँगा। आपका प्यार मिलता रहेगा मुझे आशा है। साथियों जय हिंद।